चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ाया था, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर से मैंने आपको मिलवाया, वही सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर कौन होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, फिर मैंने आपको एंगल कन्वर्जन के बारे में पढ़ाया था, मैंने उसका अलग से भी आपको बना के दिया था। ठीक है, ये मैंने पूरा एंगल कन्वर्जन सिखा दिया था। अब ये एंगल कन्वर्जन में आपको 90, 180 और 360 मतलब 90, 180 और 360 वाले मिलेंगे। 270 कभी लिख के नहीं आता है, वो मैथमेटिक्स वालों को 270 वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा आने वाले मैथमेटिक्स में, पर बायोलॉजी वालों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में अपना 90, 180 और 360 से काम चल जाएगा। ठीक है, चलो वो तो बात की बात है। अब हम बात करते हैं आगे कि भाई हमें आगे मतलब क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ, ज़रा देखिएगा कि क्या है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, दिखाता हूँ मैं ज़रा। ये रहा क्वेश्चन अपने पास। क्वेश्चन दे रखा है, the sum of the magnitude of the two forces acting at the point is 18 Newton and the magnitude of their resultant is 12 Newton। उसने कहा ठीक है, if the resultant makes an angle of 90 degree with the force of the smaller magnitude, what are the magnitudes of the two forces। क्या पूछा है इसने? इसने हमसे कहा कि इसने हमको तो कुछ दिया ही नहीं है, अधूरा अधूरा काम दे दिया। इसने कहा लेट हमारे पास F1 एंड F2 बी टू फोर्सेस। मान लेते हैं कि F1 और F2 जो है वो दो फोर्सेस हैं। ठीक है, और हमको ये पता है कि F1 प्लस तुम्हारे पास F2 का जो सम है वो 18 न्यूटन है। ये सीधी सी बात है, इसमें तुम्हारा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वेक्टर लगाऊं ना लगाऊं। उसने साफ बोला ना, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, इधर यू राइट इट बाय दिस वे और यू राइट इट बाय दिस वे। आप कहते हो कि नहीं मैं ऐसे लिखना चाहूंगा सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखो। ठीक है, लेकिन आप उठा करके ऐसे मत लिख देना कि F1 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास F2 वेक्टर इज इक्वल टू 18। ये गलत है, बात समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चाहो तो तुम ये लिख देना, चाहो तो तुम ये लिख देना, पर ये तुम मत लिख देना भाई, ये तुम्हारे पास वेक्टर नोटेशन है ना। उसने वेक्टर कहाँ बोला, उसने तो मैग्नीट्यूड बोला है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रख लेंगे। अब इसने कहा कि छोटा किसको माने, तो उसने कहा लेट तुम्हारे पास F2 तुम्हारे पास लेस देन F1 मान लिया। ठीक है, चलो अब सवाल आता है कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसने कहा कि डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम तो नहीं पता, एंगल वगैरह कुछ नहीं पता। अगर हम मान लो कि सर इसको मान लेते हैं अपना F2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम अपना F1 मान ले, तो कैसे बनाए। इसने कहा कुछ ऐसे बना दो। क्यों ऐसे, क्यों बनाना है ऐसे, इसलिए बना दो क्योंकि इसने एक लाइन बोली कि द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे, फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड से। अगर मैंने अपना F2 को नीचे जमीन पे लेटा दिया है, तो मैं अपना R जो है, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, वो रिजल्टेंट वेक्टर मैं अपना जो है 90 डिग्री पे बनाऊंगा। बोले तो मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है और ये मैं इससे 90 डिग्री पे बनाऊंगा। बात समझिएगा, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये मेरा मन है ऐसा, मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, ये ऐसा सवाल में बोला है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। आर वेक्टर ने F2 वेक्टर से तुम्हारे पास 90 डिग्री एंगल बनाना है, मैंने F2 वेक्टर को M वेक्टर से छोटा वेक्टर मानना है, ऐसा इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया। ठीक है, तुम कहोगे अच्छा चलो एक बात तो है ना सर कि रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है सर, आर की वैल्यू तुम्हारे पास 18 न्यूटन है, ये भी गिवन है सर। F1 प्लस F2 का, सॉरी आर की वैल्यू का 12 न्यूटन है, ये हमको सर पता है। F1 प्लस F2 का सम भी पता है, हमको ये भी पता है कि एंगल कितना है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या करोगे, तुम कहोगे कि क्या कर सकता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ सर, tan अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारे पास b sin थीटा अपॉन तुम्हारे पास a प्लस b cos थीटा, हम लोगों ने पढ़ा है सर। यहाँ पे पुट कर सकता हूँ मैं tan 90। ठीक है, b पे मैं पुट कर देता हूँ F1 को, अपना F1 को मैं b मान लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये मेरा b हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा a हो गया। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा कि F1 साइन तुम्हारे पास थीटा अपॉन तुम्हारे पास F2 प्लस तुम्हारे पास F1 कॉस तुम्हारे पास थीटा। अच्छा, tan 90 की वैल्यू होती है कितनी, इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/0। मतलब 1/0 को बराबर रख दिया किसके, F1 तुम्हारे पास साइन 30 प्लस तुम्हारे पास F2 प्लस तुम्हारे पास F1 कॉस 30। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी गई बराबर। ठीक, तो इससे ये पता लगा कि F2 प्लस तुम्हारे पास F1 cos थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0। F2 प्लस F1 तुम्हारे पास cos थीटा कितना है, 0 है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि एक तो ये बात पता लगी है
एक ये बात पता लगी थी, ठीक है, और एक तुम्हारे को इसको मान लेते हैं, एक ये बात पता लगी है, एक ये बात पता लगी थी, और तुम्हारे पास अब अल्टीमेटली एक तुम्हारे पास ये बात पता लगी है। इसने कहा क्या करेंगे इन सब बातों का? इसने कहा ऐसा कर सकते हैं सर, हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट। इसने कहा रिजल्टेंट में लिख लेंगे सर f1 स्क्वायर प्लस हमारे पास f2 स्क्वायर प्लस हमारे पास 2f1 f2 कॉस हमारे पास थीटा, थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है, थीटा ये वाला एंगल है। इसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसने कहा हम ये कर सकते हैं कि अगर f1 प्लस f2, अगर f1 प्लस f2 18 है, तो f1 की जगह ये पुट कर लो 18 माइनस f1 की जगह क्या पुट कर लो 18 माइनस f2। तो हमने क्या किया 18 माइनस तुम्हारे पास f2 का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास f2 का स्क्वायर प्लस 2f1, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास f2 cos थीटा। इसने कहा यहाँ पे क्या करोगे सर आप, यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? तो इसने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं f1 cos थीटा की वैल्यू को माइनस तुम्हारे पास f2 उठा लूँ यहाँ से, ठीक, और यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर दूँ। तो इसने कहा कि ठीक है सर, आप f1 और cos थीटा को उठा करके यहाँ पे माइनस f2 पुट करना चाह रहे हो, और एक f2 तो यहाँ पे है, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या अंडर। क्लियर है बात? ठीक है। इसने कहा ठीक सर, फिर आगे क्या करना है? आगे बस कुछ नहीं करना है, आपके पास हमें यहाँ पे ये r की वैल्यू तुम्हारे पास 12 है, तो हम इसे 12 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हो गया तुम्हारे पास 80 माइनस तुम्हारे पास f2 का स्क्वायर कर लेंगे, ये तुम्हारे पास f2 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस तुम्हारे पास ये 2f2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, सीधी सीधी बात है ना। इसने कहा ठीक। ये हो गया है 144, 18 का स्क्वायर होता है 324, ये हो गया है तुम्हारे पास f2 का स्क्वायर, ये हो गया है 36 तुम्हारे पास f2, ये हो गया है तुम्हारे पास f2 का स्क्वायर, ये हो गया है माइनस 2f2 का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर 2f2 स्क्वायर, इनका काम तमाम यहाँ पे, ठीक। हमने कहा ठीक सर सही है। फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ तुम्हारे पास 36f2 इज इक्वल्स टू 324 माइनस 144, 24 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया तुम्हारे पास 8, और कितना आ गया? ये आ गया 1, ठीक। 36f2, सो f2 की वैल्यू कितनी आ गई? f2 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना 180 अपॉन हमारे पास 36, और ये वैल्यू आ गई कितनी? ये वैल्यू आ गई 5। बात क्लियर हुई? f1 और f2 में f2 की वैल्यू पता लग गई। अब f1 प्लस f2 में f2 वैल्यू पता लग गई, तो हमको पता है कि f1 प्लस f2 तो तुम्हारे पास 18 है, f2 पता लग गई, तो f1 की वैल्यू कितनी 80 माइनस तुम्हारे पास जो है f2, ठीक। अब f2 की वैल्यू तुम्हारे पास 5 है, तो इसने कहा 80 माइनस f2 की वैल्यू 5, और ये कितना आ गया? ये आ गया 13 न्यूटन। f1 की वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास कितना 13 न्यूटन। हमको यही निकालना था, हमको निकालना था f1 और f2 की वैल्यू। हमने f1 और f2 की वैल्यू निकाल ली है, 13 न्यूटन निकाल दी, और ये हमने f2 इक्वल्स टू 5 न्यूटन यहाँ पे f2 की वैल्यू यहाँ पे निकाली। इस तरीके से होगा ये। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो देखो ऐसा है कि क्वेश्चन तुमको पढ़ना है, पहली बात तो ठीक से उसे समझने की कोशिश करना। ये नहीं हमको थीटा ही गिवन नहीं है, हम सवाल कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, वो आपको खुद ही क्लू देगा। उसने 90 डिग्री दे करके तुमको क्लू दे दिया था कि तुमको सवाल शुरुआत यहाँ से करनी है, यहाँ से तुम सवाल को शुरुआत करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द सॉल्यूशन, तब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ पाओगे। बात क्लियर हुई सभी लोग को? कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में किसी को? किसी के मन में ऐसा तो लग रहा है कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो सोच सकते थे या वैसे भी सोच सकते थे? जो भी आपको लगे बताया करो, ताकि हम आपसे डिस्कस करके तुरंत आपको समझा दें कि भाई हो सकता है तुम सही कह रहे हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी कॉन्सेप्ट बता दो जो शायद मैंने पकड़ा ना हो, मैं उसको सीख जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है, एक मिनट निकाल दीजिएगा सवाल। हाँ, जैसे इसने कहा कि ये दे रखा है अपने को, ये द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point are 29 Newton and 5 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of two new forces acting at right angle to each other. अब आप कहोगे कि क्वेश्चन सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, अरे है भी आसान। देखो जरा, तुमको ये बात मोटी मोटी बात यार तुमको इतनी तो पता चल गई होगी अभी तक कि हम लोग हमने आपको 3 केसेस पढ़ाए थे। पहला केस पढ़ाया था कब? पैरेलल का, है ना। पहला केस हमने तुमको पढ़ाया था क्या? पैरेलल का। लेट वहाँ पे f1 की वैल्यू, लेट तुम्हारे पास जो है
F1 की वैल्यू तुम्हारे पास 3 न्यूटन है और F2 की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लो 4 न्यूटन है। ठीक है, मैं तुमको बस एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझना जरा। ठीक, ये तुम्हारे पास 3 न्यूटन, ठीक, और ये तुम्हारे पास जो है क्या, ये तुम्हारे पास जो है 4 न्यूटन, ये तुम्हारे पास F2 और ये तुम्हारे पास F1। ठीक, सेम तरीके से F1 और तुम्हारे पास F2। अच्छा, एक और चीज होगी फिर एक होगा तुम्हारे पास क्या, फिर एक होगा तुम्हारे पास ये F1, ठीक है, और फिर होगा तुम्हारे पास क्या, फिर होगा तुम्हारे पास ये होगा तुम्हारे पास कितना, ये होगा तुम्हारे पास जो है F, राइट, ये तुम्हारे पास F2 और ये तुम्हारे पास F। अब समझना नहीं बात, इसमें इसमें ही तो एक तो आप पढ़ा चुके, दोबारा क्यों बता रहे हो, बात तो सही है। अपन जब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, अपना F1 प्लस F2 आया था, ठीक है। अपन जब यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, जब सॉल्व पढ़ा था हम लोगों ने तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आया था, बात तो सही है। अपन जब यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा F2 माइनस F1 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 न्यूटन। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारे पास जो है 5 न्यूटन। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना, 1 न्यूटन। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तीन वैल्यूज को देख के तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कुछ नहीं लगता, हमको देख करके क्या पता तुमको लगेगा कि अमंग द थ्री केसेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस और तुम्हारे पास थर्ड केस, सेकंड केस कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला, थर्ड केस कौन सा है, एंटी पैरेलल वाला। मैं तुमसे क्या ये कह दूं कि यार ऐसा है कि पैरेलल, परपेंडिकुलर और एंटी पैरेलल में जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम कब होता है, वो तब होता है जब केस तुम्हारे पास पैरेलल में हो, ठीक है। और इसने कहा मिनिमम कब होता है, इसने कहा मिनिमम तुम्हारे पास कब होता है, मिनिमम तुम्हारे पास तब होता है जब केस तुम्हारे पास एंटी पैरेलल में हो। इसने कहा अच्छा ऐसा है, इसने कहा क्या अच्छा हमेशा ऐसा होगा, इसने कहा हाँ हमेशा ही तुम्हारे पास ऐसा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तुमको क्या नाम है जो है कभी कुछ और केस मिल जाए। तो इसने कहा कि आर तुम्हारे पास एंटी पैरेलल इज लेस देन आर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर इज लेस देन आर तुम्हारे पास पैरेलल। इसका मतलब है कि पैरेलल वाला हमेशा मैक्सिमम, ठीक, एंटी पैरेलल वाला हमेशा मिनिमम, और ये हमेशा तुम्हारे पास किसमें, ये हमेशा तुम्हारे पास डिग्री। सभी लोग को आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना, मौसम की वजह से नेट आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, पता नहीं लगता। आवाज क्लियर आ रही है सभी लोग को, खुशवीर, कृतिका, सर्वी, आवाज आ रही है बेटा आप लोग को, ठीक ठीक, यस यस सर। सर। ठीक 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 यस ठीक ठीक। नेट बारिश आ रही के चक्कर में नेट थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है कभी कभार। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था मैं ये बता रहा था कि जनरल, अब हम लोग अपने दिमाग में एक बात समझ लें कि अगर दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हैं, यदि ये दो वेक्टर क्वांटिटी हमारी पैरेलल में है या एंटी पैरेलल में है या फिर परपेंडिकुलर में है, तो हमारा जो एंटी पैरेलल वाले भाई साहब होंगे उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा, हमारे जो परपेंडिकुलर वाले होंगे उनका बीच में होगा, और हमारे जो पैरेलल वाले होंगे उनका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसने कहा कि ये इस बात को यहाँ पे क्यों बताया गया, क्योंकि देखो इसने बोला हमसे the greatest and the least resultant of two forces acting at a point are 29 न्यूटन and 5 न्यूटन। इसने कहा कि हम तुम्हें दो वेक्टर दिए दे रहे हैं, हमने कहा ठीक है, हम तुम्हें एंगल नहीं बताएंगे, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर हम तुमको ये बता दे रहे हैं कि उसका रिजल्टेंट और उसका उसका ग्रेटेस्ट और उसका लीस्ट की ये वैल्यू है। इसका मतलब ये हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये आर लीस्ट इसको बोल रहे हैं और ये आर जो ग्रेटेस्ट है ये तुम्हारे पास इसको बोल रहे हैं, या फिर आर मैक्सिमम इसको बोल रहे हैं और तुम्हारे पास आर मिनिमम इसको बोल रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस बात को अपने कॉन्सेप्ट में नोट्स के फॉर्म में रखिए कि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी होंगी, हमें एंगल बताओ ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल में अगर हो गए, सेम दिशा में अगर डायरेक्ट कर गए तो भैया वो मैक्सिमम कहलाएंगे, और अगर वो एंटी पैरेलल हो गए तो वो मिनिमम कहलाएंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इसने कहा ठीक है, the greatest and the least resultant of two forces acting at 29 इसने कहा ठीक है भाई, r greatest की वैल्यू हमको दे रखी है और r greatest की वैल्यू दे रखी है हमको 29 न्यूटन, और r हमको least की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 5 न्यूटन। इसका मतलब ये वैल्यू दे रखी है F1 प्लस तुम्हारे पास F2 की, और ये वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास F1 माइनस F2 की। ठीक है, कंसिडरिंग कि तुम्हारे पास F1 लार्जर वेक्टर है और F2 तुम्हारे पास जो है स्मॉल है। एक मिनट रुकना बेटा जो है, एक मिनट। हाँ बेटा, हाँ तो मेरे नंबर पे कर देना, ठीक है। हाँ 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 8-9 बजे जब भी कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
ठीक 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 है, कोई बात नहीं। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, फोन पे कर देना, बस मुझसे बात कर लेना करने से पहले, ठीक है। ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2 की, तो F1 सिंपल सी बात है F2 से यहाँ पे ग्रेटर होगा। अब सवाल ये है कि हमें करना क्या, हमें करना कुछ भी नहीं है, सवाल हमारा हो गया। ये F1 ये हमारे पास F1 प्लस F2 की हमको वैल्यू पता लग गई कि 29 न्यूटन है, और ये हमें पता लग गया कि F1 माइनस F2 की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन है। अब कोई ये यहाँ पे ये सवाल उठा सकता है कि आपको कैसे पता है कि F1 F2 से ग्रेटर है। अब यह सिंपल सी बात है, अपन लोगों को F1 और F2 की वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है, और हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट और लीस्ट माना है, और हमने अगर F1 माइनस F2 लिखा है ना, हमने तुमको ये सिखाया था कि जब हम लोग एंटी पैरेलल पे लिखेंगे, जब हम लोग एंटी पैरेलल पे लिखेंगे, तो अगर हम F1 माइनस F2 लिखेंगे, ये तभी लिखेंगे जब हमारा F1 F2 से ज़्यादा है, ठीक है, और हम अगर F2 माइनस F1 लिखेंगे, ये तभी लिखेंगे जब F2 हमारे पास F1 से ज़्यादा हो। बात क्लियर है? F1 मेरा F2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं F1 माइनस F2 लिखूंगा, F2 मेरा F1 से ज़्यादा है, तो मैंने F2 माइनस F1 लिखना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मैंने यहाँ पे F1 माइनस F2 लिखा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि F1 मेरा F2 से ज़्यादा है। उसने कहा चलो ठीक है भाई, आगे बताओ। अब आगे देख लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। हमने ऐड किया, ये हो गया 2F1, ये हो गया 0, 29 और 5 कितना हो गया 34। तो ये हो गया तुम्हारे पास F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू आ गई 17। हमने कहा ठीक है, F1 माइनस F2 तुम्हारे पास 5 है, ठीक है, वैल्यू निकाली, ये हो गया 17 माइनस तुम्हारे पास 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो F2 की वैल्यू कितना हो गया, F2 की वैल्यू हो गई 12, F2 की वैल्यू निकल के आ गई, और F1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में हमसे कहा गया है ये जो तुम निकाले हो दोनों में 3 3 बढ़ा लो। किसने कहा क्यों, इसने कहा सवाल में दिया है इसलिए कह रहे हैं इसको बढ़ा लीजिए, काम आएगा आपको। हमने कहा चलो ठीक है भाई, कह रहा है तो बढ़ा लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 3 हम दोनों में बढ़ा लेते हैं। इसने कहा ठीक है बढ़ा लेते हैं। अब जब 3 3 दोनों में बढ़ा लेते हैं, जरा देखिए क्या वैल्यू आएगी। इसने कहा कि F1 डैश हो गया तुम्हारे पास F1 प्लस 3 दैट इज 17 प्लस तुम्हारे पास 3 इज इक्वल टू बी, और F2 डैश हो गया तुम्हारे पास 12 प्लस 3, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, कितना, ये हो गया 15। 15 और 20 का खेल चलेगा। इसने कहा ठीक है। अब ये जो दो वेक्टर हैं, इनके बारे में मेरे को बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो भी तुम्हारे पास इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू न्यू फोर्सेस। न्यू फोर्सेस की बात हो रही है, ठीक है, एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये दोनों खुद आपस में 90 डिग्री में लग रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा F2 डैश, ये हो गया हमारा F1 डैश, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें रिजल्टेंट R डैश निकालना है, हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये हो गया F1 स्क्वायर, ये हो गया F2 स्क्वायर, ये हो गया 2F1 डैश, ये हो गया तुम्हारे पास F2 डैश, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास कॉस कितना 90। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल तुम्हारे पास 90 गिवन है। चलो तुम निकल लो यहाँ से, तुम तो 0 हो, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 20 का स्क्वायर, ये हो गया 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये होता है 400, और ये होता है 225। 400 प्लस 225 मतलब 625, 625 होता है 25 का। इसका मतलब है अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 25 मीटर। इस तरीके से हम लोग इसको, ठीक है। आपको लग रहा होगा वेक्टर तो बहुत आसान है, कौन सी बहुत बड़ी चीज है, तो आराम आराम सवाल निकल रहे। हाँ, वेक्टर बहुत आसान है, हम ये नहीं कह रहे टफ है, लेकिन जब इसके एप्लीकेशंस आते हैं, मतलब जब आप असल मैकेनिक्स में इसको पहुंचेंगे लेकर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में आप इसको लेकर पहुंचेंगे, तब वहां पे इनका एक बढ़िया यूज इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो फिर आप बड़े आराम से कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बड़े आराम से जाओगे, ठीक है। सभी लोगों को ये सवाल समझना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। एक बार तुम्हारा कलम चलेगा, तुम्हारे सारे सवाल आराम से फटाफट निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में, ठीक। चल अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं वैसे फॉर्म में। सो टू फोर्सेस whose magnitudes are in the ratio of whose magnitudes are in the ratio of are in the ratio of 3:5, ठीक, gives a resultant of gives a resultant of gives a resultant of 35 Newton. Okay, if angle of inclination is 60 degree, if angle of inclination, if angle of inclination b 60 degree, find the magnitude of each force. Find magnitude of each force. अब इस सवाल में एक बहुत छोटी सी गलती आप लोग के द्वारा होती है,
99% केस है आपसे गलत नहीं होगा ये सवाल, लेकिन एक बहुत छोटी सी गलती हो जाती है। क्या हो जाती है मैं आपको बताता हूँ। इसने बोला कि दो फोर्सेस हैं जिसके मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 है। अब यार रेशियो और प्रोपोर्शन बचपन में तो पढ़े ही होगे, है ना, कभी ना कभी तो पढ़े ही होगे, 6, 7, 8, 9, 10 में कभी ना कभी देखे ही होगे। जब हम लोग को रेशो दिया जाता है, जब हम लोग को रेशो दिया जाता है तो ऐसे इसको 3:5 तुम्हारे पास लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, भाई रेशो दिया हुआ है। लेकिन जब आप F1 की वैल्यू को लिखेंगे आप इसे 3x लिखेंगे, और आप F2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, आप इसे 5x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब रेशो देते हो तो क्या मतलब होता है, जैसे मान लो F1 की वैल्यू 15 है, ठीक है, और F2 की वैल्यू तुम्हारे पास 25 है। जब इनको तुम डिवाइड करोगे तो आंसर 3/5 आएगा। इसमें कहा हाँ, मान लो कि F1 की वैल्यू तुम्हारे पास 75 है, F2 की वैल्यू तुम्हारे पास 125 है। जब तुम इनको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 3/5 आएगा। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं उठा करके, इनको रेशो मिला 3 और 5, उन्होंने क्या कहा F1 जो है 3 हो जाएगा और F2 जो है 5 हो जाएगा, हो गया आंसर खत्म, अब तो कुछ निकालना ही नहीं है। अरे ये थोड़ी ना पूछा है तुमसे, तुमसे पूछा था F1 और F2 की वैल्यू, ये तो तुम्हारे पास 3x और 5x होंगे ना। मुझे नहीं पता कि F1 की वैल्यू 15 है कि 75 है कि 300 है कि 3000 है कि 3 लाख है, मुझे क्या पता। मैंने तो तुमको रेशो के फॉर्म में दिया था। जब रेशो के फॉर्म में लेते हैं तो हमने F1 को लिखा 3x और F2 को क्या लिखा, F2 को लिखा 5x। इसने कहा ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमको रिजल्टेंट दे रखा है, इसने कहा ठीक है रिजल्टेंट दे रखा है, सही है। अब जब रिजल्टेंट दे रखा है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया हमने, हमने कहा ठीक। तो इसने कहा F1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास F2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास F1 F2 कॉस हमारे पास कितना 60। ये कैसे 60 कैसे, इसने बोला ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, भाई ये तुम्हारे पास पहला वेक्टर ये दे रखा होगा, ठीक है, दूसरा वेक्टर तुम्हारे पास ये दे रखा होगा, ये एंगल तुम्हारे पास 60 डिग्री दे रखा होगा, ये F1 है तुम्हारे पास कोई 3x है, ये F2 है तुम्हारे पास कोई 5x है, इनके बीच एंगल 60 डिग्री खत्म, उसमें क्या दिक्कत है। 3x का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ठीक है, 5x का तुम्हारे पास होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 3x क्रॉस तुम्हारे पास 5x कॉस, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक। अब इसमें देखिए क्या बोला इसने, अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा कि ये वैल्यू आ गई, 2 से 2 यहाँ पे तुम्हारे पास कैंसिल हो गया, ठीक, सॉल्व किया हमने, ये हो गया तुम्हारे पास 9x², ये हो गया तुम्हारे पास 25x², ये हो गया 5 तुम्हारे पास x², ठीक। ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गया है 49 तुम्हारे पास x²। हमको लेकिन रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है, ये है 35। तो 35 इज इक्वल टू ये हो गई 7 और ये हो गई x, ये हो गया x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आ गई 5। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। As soon as you calculate the value of x, you need to find out the value of f1 and f2. Okay, so f1 is तुम्हारे पास 3x, that is 3 into तुम्हारे पास 5, ये आ गया है हमारे पास कितना 15 न्यूटन। f2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना 5 into x, 5 into तुम्हारे पास 5, और ये आ गया तुम्हारे पास कितना आंसर 25 न्यूटन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है ना, क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको एक कैटेगरी का सवाल करवा रहा हूँ, मतलब एक लेवल के सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी इससे भी और क्या नाम है हायर लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है, नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में तो बहुत ही जबरदस्त लेवल आ जाएगा, ठीक है। हालांकि वो भी आप कर ले जाओगे, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तो मतलब आपसे सवाल बनने हैं, हर हाल में आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों इसको जो है, चलो अब मैं आपको दो लॉ और समझा देता हूँ। हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया था, ठीक है, अब हम आपको पैलोग्राम लॉ भी पढ़ा देते हैं और हम आपको वो पढ़ा देते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीगन लॉ, ठीक। अब देखते हैं भाई ये पॉलीगन लॉ का क्या हिसाब है, जरा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो पैलोग्राम लॉ की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान सी चीज है। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपके पास पैलोग्राम लॉ। पैलोग्राम लॉ ने क्या कहा, पैलोग्राम लॉ ने कहा कि अगर दो फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में, दे आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम, ठीक है, और देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट। उसने कहा कि क्यों इतनी कहानी समझानी है, तो सीधी सी बात तो है यार। देखो, इसने कहा कि भाई ये पैलोग्राम है, ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई ये तुम्हारे पास जो है बी वेक्टर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है ए वेक्टर है, और ये तुम्हारे पास जो है एंगल थीटा है, ठीक, और ये तुम्हारे पास क्या नाम है, यहाँ पे हम लोग बना दें इधर की तरफ ये, और ये आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया तुम्हारे पास ये, यहाँ पे ये। अब तुम कहोगे कि क्या है सर, इसका क्या मतलब हुआ,
मैं कहूँगा कि यार इसको बी वेक्टर कह सकते हैं हम, है ना, ये इससे ये ट्रांसफर होकर इधर आ गया, इसे ए वेक्टर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसने कहा हाँ ठीक है। तो इसने कहा कि क्या अंतर हुआ सर, फिर क्या मतलब हुआ, क्या अंतर हुआ एग्जैक्टली तुम्हारे ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ में हम इसे तुम्हारे पास साइड वन ऑफ द पैरेललोग्राम बोले, ठीक है, इसे हम तुम्हारे पास जो है साइड टू ऑफ द पैरेललोग्राम बोले, और इसे हम क्या बोले, इसे हम तुम्हारे पास जो है डायगोनल बोल दिए। तो बहुत बड़ा काम हो गया क्या? नहीं, बड़ा काम नहीं हो गया। एग्जैक्टली क्या है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि ये पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया ही क्यों जाता है, जब ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके थे तो उसकी क्या जरूरत थी, कोई जरूरत भी नहीं थी। ये कहेगा कि हाँ बात तो सही है, ये जो पर्टिकुलर डायगोनल है, ये वाले डायगोनल, ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास जो है मेजर डायगोनल, ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये तुम्हारे पास मेजर डायगोनल है। जब ट्रायंगल लॉ पढ़ाओगे ना तो वहाँ डायगोनल की बात तो नहीं करने वाले तुम, वहां तुम डायगोनल की बात तो नहीं करने वाले, वहां तो तुम साइड्स की बात करते हो, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, काम खत्म। यहाँ पे तुम डायगोनल की बात कर रहे हो, ये मेजर डायगोनल हो गई, ठीक है, और ये जो है तुम्हारे पास, ये हो गई तुम्हारे पास माइनर डायगोनल। तो जब पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो हम डायगोनल की बात करते हैं, बस इसीलिए पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया जाता है। अब तुम कहोगे कि इसका रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होगा, अरे सिंपल सी बात है, इसके रिजल्टेंट फॉर्मूला यही होगा, ए वेक्टर प्लस तुम्हारे पास बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं इसे अगर R1 बोल दूं, और मैं अगर तुम्हारे पास इसे मैं R2 बोल दूं, तो R1 वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और R2 वेक्टर हो जाएगा तुम्हारे पास ए वेक्टर प्लस तुम्हारे पास कितना, माइनस बी वेक्टर। अब तुम कहोगे ये माइनस कहाँ से आ गए, सिंपल सी बात है, मैं माइनस यहाँ से ले आऊंगा, ये इधर की तरफ से, ये रहा तुम्हारे पास, ठीक है, ये रहा होगा तुम्हारे पास क्या, माइनस बी वेक्टर। तो ये R2 वेक्टर तुम्हारे पास आ गया होगा, कितना बना होगा, ये बना होगा ए वेक्टर माइनस तुम्हारे पास बी वेक्टर। तो ये हो गया R2 वेक्टर, ये हो गया है तुम्हारे पास क्या, ये हो गया है माइनर तुम्हारे पास डायगोनल, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारे पास R1 वेक्टर, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारे पास मेजर डायगोनल, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग दिस पर्टिकुलर लॉ, क्यों पढ़ा, ये ना पढ़ते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं हो जाता, कुछ नहीं हो जाता। तुमने ट्रायंगल लॉ पढ़ रखा है, ठीक है, तुमको ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं हो जाती। तुमको ये पता है कि ये पर्टिकुलर जो तुम्हारे पास आर वेक्टर है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या नाम है, ट्रायंगल लॉ से अगर हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग हटा देते हैं इसको यहाँ पे पार्ट पे, ठीक है, इसको भी हटा दिया हमने यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास ए वेक्टर, ये हो गया तुम्हारे पास बी वेक्टर, ठीक है, और हम सिंपली इसको लिख पाएंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू तुम्हारे पास ए वेक्टर प्लस तुम्हारे पास कितना बी वेक्टर। इस तरीके से ये हैंडल किया। आई बात समझ में? सो अगर कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग द पैरेललोग्राम लॉ, जबकि वो बिल्कुल सेम है, जबकि कुछ अंतर ही नहीं है, तब भी जबरदस्ती हम क्यों पढ़े जा रहे हैं एक्स्ट्रा टॉपिक। एक्चुअल में क्या है ना, हम जो है मेजर डायगोनल और माइनर डायगोनल की बात कर पाएंगे तब, जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम लॉ। बाकी इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है, कोई इसके एनालिसिस आपसे अलग से नहीं पूछी जाएगी कि बेटा अब इसके एनालिसिस बताओ, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और वेक्टर पूछना होगा तो कोई न्यूमेरिकल दे करके तुमसे सब्ट्रैक्शन और वेक्टर पूछ लेंगे अलग से। लेकिन ये कहो कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर चले जाएंगे फिर तुमसे कहेंगे इसका डेरिवेशन करो, वो नहीं होने वाला। मतलब ऐसा नहीं कि बुक्स में होता नहीं है, होता है, पर वो तुमसे पूछेंगे नहीं। बहुत सारी बुक्स में ऐसी चीजें हैं जो कभी आज तक पूछी नहीं गई और ना पूछी जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारे पास ट्राइंगल लॉ, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब एक लॉ और है, ये कौन सा लॉ है, ये है तुम्हारे पास पॉलीगन लॉ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है तुम्हारे पास जो है पॉलीगन, तुम्हारे पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ तुम्हारे पास क्या, वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, जरा इसको समझना, ये तुम्हारे काम की चीज है, ठीक है। इस पे बेस्ड नीट और जेई में बड़े सवाल आते हैं, ठीक है, इसको जरा समझना। ये क्या बताता है, इसका टेक्स्ट देखो पहले क्या बता रहा है। ये टेक्स्ट ये कह रहा है the parallelogram law of vector addition states that if a number of vectors, okay, till now we were only restricted to only two vectors, that is a vector b vector। हम हमें दो ही वेक्टर थे, है ना, तीसरा वेक्टर तो अभी तो पढ़ ही नहीं रहे थे, बस एक दो वेक्टर लेते थे, सॉल्व कर लेते थे। अब इसने क्या बताया कि if a number of vectors can be represented in magnitude and the direction by the size of a polygon taken in the same order, then the resultant is represented in magnitude and तुम्हारे पास direction by the closing sides of the polygon taken in the opposite order। ये क्या चीज है सर, जरा समझते हैं इसको, क्या कैसे करना है। लेट्स सपोज कि यार मैंने ये तुमको बताया, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने को बताया था कि बेटा मैं एक चीज पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, ठीक है, वही चीज बता रहा हूँ।
अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक तुम्हारे पास एक कोई ए वेक्टर लग रहा है। इसने कहा ठीक, कोई बात नहीं सर, लग रहा है ए वेक्टर। फिर मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई ये तुम्हारे पास एक बी वेक्टर लग रहा है। तुमने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई तुम्हारे पास बेटा ये सी वेक्टर लग रहा है। अब मैं तुम्हें एंगल वेंगल के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ ए वेक्टर लगा दिया, बी वेक्टर लगा दिया, सी वेक्टर लगा दिया। एंगल तुम खुद मेजर कर लेना, ठीक है। एंगल तुम प्रोडक्टर वगैरह से खुद मेजर कर लेना जाकर के भाई कितना एंगल बना रहा है कितना नहीं बना रहा है, पता लग जाएगा अपने आप, ठीक। और फिर तुम्हारे पास एक जो है, मैं तुम्हारे पास ऐसे बना सकता हूँ, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और एक ये तुम्हारे पास ऐसे, ये तुम्हारे पास मैं सी वेक्टर, सॉरी डी वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने डी वेक्टर बना दिया। अब मैंने कहा कि मुझे इस बॉडी का रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर बॉडी का चाहिए। इसने का क्या मतलब है, इसने कहा वी वांट टू वी वांट टू वी वांट टू रिप्लेस वी वांट टू रिप्लेस ए बी सी डी, फोर्स लगा देते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप कहोगे कि ए बी सी डी है क्या, ये तो पता ही नहीं है इनको, ठीक है। देखिए जरा, सी और ये तुम्हारे पास जो है डी, ये तुम्हारे पास एफ वन वेक्टर, ठीक है, ये तुम्हारे पास F2, ये तुम्हारे पास F3, और ये तुम्हारे पास F4 वेक्टर, राइट। और ये तुम्हारे पास ऐसे, ठीक। और ये तुम्हारे पास मैंने कहा कि मैं ये रिप्लेस करना चाहूँगा F1 वेक्टर को, F2 वेक्टर को, F3 वेक्टर को, और F4 वेक्टर को मैं हटाना चाहता हूँ बाय तुम्हारे पास R वेक्टर से, ठीक है। इसमें क्या मतलब हुआ, क्या लॉजिक हुआ इसका, इसमें लॉजिक बताते हैं, देखो। इसने कहा देखो, क्या मैं कर सकता हूँ ना, इसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ सर कि मैं स्टार्टिंग ऐसे करूँ, मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग करी, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग करी तो ये तुम्हारे पास आगे कितना, ये आ गया तुम्हारे पास F1 वेक्टर, ठीक। तुम कहोगे हाँ ठीक है, पता है F1 वेक्टर आ गया। अब मैं कहूँगा कि मैं F2 वेक्टर को ना शिफ्ट करूँगा, ऐसे शिफ्ट करूँगा, ऐसे शिफ्ट करूँगा, ऐसे शिफ्ट करूँगा, ऐसे, ताकि ये F1 के साथ जो है वो ट्रेन बनाना शुरू कर दे, ठीक है ना, टेल हेड वाली ट्रेन बनाना शुरू कर दे। मैंने इसको कर दिया, मैंने इसको बना दिया F2 वेक्टर, हमने कहा ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि मैं ना शिफ्ट करूंगा, मैं शिफ्ट करूंगा F3 को, ऐसे शिफ्ट करूंगा ताकि ये ट्रेन बना लेता है। हमने कहा ठीक है, बस शिफ्ट करा, तो हमने यहाँ पे F3 बना दी। अब जरा देखना है यहाँ पे F3 कैसे बना रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे जो है F3 बना दी, ये मैंने यहाँ पे ऐसे, मैंने यहाँ पे F3 बना दी इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पे जो है तुम्हारे पास F3 बना दी है। हाँ, ये मैंने बना दी तुम्हारे पास जो है F3 वेक्टर, ये मैंने शिफ्टिंग कर दी। हमने कहा ठीक है। अब जो तुम्हारे पास F4 है, अब मैं F4 की ऐसे शिफ्टिंग करूंगा, ठीक है, और शिफ्ट करके तुम्हारे पास F3 के साथ एक रेल बना दूंगा। तो मैंने रेल बना दी भाई तुम्हारे पास, मैंने इस तरीके से तुम्हारे पास ये रेल बना दी, ये होगी तुम्हारे पास जो है F4 वेक्टर, ठीक। मैंने क्या किया जरा ध्यान से सुनना, मैंने F1 को बनाया, फिर मैंने F2 को पैरेलल शिफ्टिंग के तहत मैंने F1 के साथ ट्रेन बना ली, फिर मैंने F3 को पैरेलल शिफ्टिंग के तहत मैंने F2 के साथ रेल बना लिया, F3 F4 को पैरेलल शिफ्टिंग के हिसाब से मैंने F3 के कंटिन्यूएशन पे लेकर के आ गया। इसने कहा ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास पहला वेक्टर, ठीक है, और उसका हेड, ये हो गया दूसरा वेक्टर उसका हेड, तीसरा वेक्टर उसका हेड, और ये हो गया चौथा वेक्टर उसका हेड। इसने कहा कि ठीक। अब इसने यहाँ पे दिमाग लगाया, इसने कहा कि देखिए सर क्या कर सकते हैं, इसने कहा ये कर सकते हैं हम कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसने कहा ठीक, कर लो इसको, सॉल्व कर लो। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, R1 वेक्टर। तो इसने कहा कि R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास F1 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास F2 वेक्टर। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि अब हम एक और चीज करना चाहेंगे। इसने कहा क्या, इसने कहा हम ये करना चाहते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक ये बनाना चाहते हैं तुम्हारे पास क्या, हम बनाना चाहते हैं इसको R2 वेक्टर, ठीक है। तो इसने कहा कि R2 वेक्टर जो होगा वो तुम्हारे पास, अब F1 और F2 से क्यों बात करें, ये लोग तो जा चुके हैं, है ना, ये लोग तो जा चुके हैं, इनसे क्या करना बात करके, अब सीधे सीधे R1 से बात करो ना, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमने R1 वेक्टर से बात करी प्लस तुम्हारे पास F3 वेक्टर से बात करी, एज अ रिजल्ट ये क्या हो गया, F1 वेक्टर हो गया, F2 वेक्टर हो गया, और तुम्हारे पास F3 वेक्टर हो गया। इसने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। ये फिर आ गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने बोला कि सर ऐसा है कि अब मैं ये बनाऊंगा, ठीक है, और ये मैं जो बनाऊंगा इसका नाम मैं दूंगा R3 वेक्टर। इसने कहा ठीक है। अब R3 वेक्टर ने कहा कि भाई तुम R2 वेक्टर से बात करो ना, F3 वेक्टर और तुम्हारे पास R1 वेक्टर से तुमसे क्या मतलब, इनको जाने ना, तुम R2 वेक्टर से बात करो। उसने कहा कि ठीक सर। हमने R2 वेक्टर से बात करी और तुम्हारे पास F4 वेक्टर से बात करी। इसने कहा कि R2 वेक्टर और F4 वेक्टर, इसका मतलब F1 वेक्टर, इसका मतलब F2 वेक्टर, इसका मतलब F3 वेक्टर, इसका मतलब F4 वेक्टर। हमने कहा ठीक। इसका मतलब ये हुआ
कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरा पहला वाला, ये हुआ मेरा दूसरा वाला, ये हुआ मेरा तीसरा वाला, ये हुआ मेरा चौथा वाला, ये मेरा पांचवा वाला है, पर ये अपोजिट ऑर्डर में है। ये तुम्हारे पास अपोजिट ऑर्डर में है। ये अकेला R3 वर्सेस तुम्हारे पास क्या F1, F2, F3 और F4, ये अकेला वही काम करेगा जो ये चार लोग मिल करके करेंगे। तभी तो इनका नाम क्या है, तभी तो इनका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। ये तुम्हारे पास फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इन्होंने कहा क्या मतलब, फिर से डायग्राम बनाओ। हमने कहा फिर से डायग्राम बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे फिर से डायग्राम बनाया, ठीक है। अब मैं ना तो F1 बनाने वाला हूँ, ना तो मैं F2 बनाने वाला हूँ, ना तो मैं F3 बनाऊंगा, ना तो मैं F4 बनाऊंगा। तो क्या करोगे फिर, बनाओगे क्या? इसने कहा मैं सिर्फ एक बनाऊंगा, और उस एक को मैं बनाऊंगा तुम्हारे पास क्या, उस एक को बनाऊंगा मैं R3। R3 बोल दो, एक तुम्हारे पास ये मैंने बना दिया तुम्हारे पास R3। ये मेरा R3 जो है, ये मेरा फाइनल तुम्हारे पास रिजल्टेंट है। और ये जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यही मेरा बॉडी पे वही काम करेगा जो ये चार लोग मिल करके यहाँ पे करने वाले हैं। सभी लोगों को क्लियर हुआ? सभी लोग को बात समझ आई है? तुम्हारे पास पॉलीगन लॉ क्या है? अब पॉलीगन लॉ में क्या होगा सर, कितने होंगे भैया? पॉलीगन लॉ में तुम्हारे 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 5000 वेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे वेक्टर लेकर के आओगे, सबका अलग अलग बनाओगे, अल्टीमेटली R3 वेक्टर तुम्हारे पास क्या बनेगा, R3 वेक्टर बनेगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 प्लस F4 अप टू कहाँ तक, अप टू तुम्हारे पास Fn वेक्टर तक तुम्हारे पास चलता ही चला जाएगा। बात क्लियर हुई सभी लोग को? ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये पैरेललोग्राम लॉ, ये तुम्हारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इस्तेमाल की चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बड़े काम की चीज है। मतलब ये आपसे छूटनी ही नहीं चाहिए। कोई स्कोप नहीं है कि आपसे कहना मैं पॉलीगन लॉ आपको ना पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग को बात समझ आई? किसी के मन में कोई डाउट कहीं पे भी हो तो मुझे बताइए। किसी को लग रहा हो हमको ये बात नहीं समझाई है तो हम उनको समझा दें, ठीक। चलो तो आगे बढ़ो। इसमें जितने मैग्नीट्यूड दिए होंगे उन सबको ऐड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड नहीं, वो तुमको क्या नाम है, मैग्नीट्यूड तो ऐसे होगा ना। अब तुम अगर हमसे वैल्यू पूछोगे कि सर हमको तो वैल्यू चाहिए होगी, तो फिर तुमको तुमको एंगल बताना पड़ेगा। तुमको ये बताना पड़ेगा, देखो ऐसे तुमको बताना पड़ेगा, ये वाला जो है, ये वाला जो है 35 डिग्री पे है, ठीक है। ये वाला जो है ये 129 डिग्री पे है। ये वाला जो है, ये वाला, ये 192 डिग्री में है। तो तुम मुझे वैल्यू बताओगे। अब जब तुम मुझे वैल्यू बताओगे तो मैं यहाँ पे निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हारे पास R1 का फॉर्मूला निकालूंगा। उसमें क्या करूंगा मैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2F1 F2 कॉस तुम्हारे पास 35 पुट करूंगा। तुम्हारे R1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही तुम्हारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी, उस R1 की वैल्यू को मैं तुम्हारे पास फिर कैलकुलेट करूंगा, एंगल निकालूंगा उसका। उस एंगल को निकालने के बाद फिर मैं F2 से उसका एंगल निकालूंगा, फिर मैं F3 से एंगल निकालूंगा, और तब जाकर के मैं मैग्नीट्यूड पे पहुंचूंगा, ठीक है। तो जो ये तुम्हारे सामने मैंने F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर लिखे हैं, ये मैंने वैल्यू नहीं लिखी है, ये मैंने वेक्टर लिखे हैं। अब वैल्यू तुमको मैं दूंगा, तुम एक एक करके फॉर्मूला लगाओगे और उस फॉर्मूले को लगा लगा करके इसको यहाँ पे ऐसे होगा इसका। क्लियर हुआ? सभी लोग को बात समझ में आई? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए फटाक से।